हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया? तो आप लोगों ने सेल वाल रिवाइज किया होगा, आशा करते हैं। एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होगी। तो आज हम बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल लेयर होती है। ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, कुछ को छोड़ के। एक आध दो एक्सेप्शन है, वो आपको आगे आ जाएगा समझ में। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, दैट मीन्स उसका जो कंपोजिशन है वो कैसा होता है, हमें यहाँ पे स्टडी करता है। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, आ रही बात। तो जब हम धीरे धीरे हमारे पास स्टडीज आगे बढ़ती गई, तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी। ठीक है। उसके बाद हमने धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन की पे जो बहुत सारी हमारे पास थ्योरी दी गई, बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ऐसी होती है। बट हमारे पास जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो किसका है? सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक थिन होती है लिविंग आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है। जो कि पूरे सेल को कवर की रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट हुआ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो हुआ है हमारे पास किस पे? आरबीसी पे। ठीक है। किस पे हुआ है? आरबीसी पे। हमने फर्स्ट लेक्चर में आरबीसी पे क्वेश्चन लिया था, क्योंकि आरबीसी पे मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और आरबीसी पे स्टडी करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम आरबीसी पे, बहुत सारे साइंटिस्टों ने आरबीसी पे स्टडी किया। तो हम आरबीसी के कम सेल मेम्ब्रेन में जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आ रही बात समझ में? तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक थिन कवरिंग होती है। कैसी होती है? थिन होती है। याद करो, सेल वॉल कैसा था? थिक था। ये क्या होती है? एक थिन के साथ इलास्टिक होती है, थिन इलास्टिक कवरिंग ऑफ। ठीक है। कैसा होता है सेल वॉल? एक थिन एंड इलास्टिक कवरिंग होती है, किसकी? सेल की। आ रही बात समझ में? अब देखो, आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी में जो होता है यहाँ पे, वो हमारे पास प्रोटीन होता है, लिपिड होता है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंगर एंड यूजिंगर का एक मॉडल, जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो हमें सेल मेम्ब्रेन में इन प्रोटीन्स और लिपिड के और कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है, इनका कंपोजिशन कैसे है, और ये कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमें पता चलेगा आगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी? ह्यूमन आरबीसी सेल की। ठीक है। तो आरबीसी में जो प्रोटीन्स होता है वो 52% होते हैं। ठीक है। 52% यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। अबाउट 40% होता है हमारे पास लिपिड। ठीक है। एंड देन कार्बोहाइड्रेट। आ रही बात समझ में? अब देखो, हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में क्या है? प्रोटीन। ठीक है। बट द मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है लिपिड। यहाँ पे लिखना मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट क्यों लिक्विड के बोल रहे हैं? बिकॉज इट डिसाइड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। आगे बताएंगे हम। ठीक है। बिकॉज इट डिसाइड फंक्शनिंग ऑफ द सेल। आ रही बात समझ में? हम किसी बात कर रहे हैं? आरबीसी में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक थिन इलास्टिक कवरिंग होती है। ठीक है। हम बात करें आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में, उनका जो कंपोजिशन होता है बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, लिपिड होता है 40% एंड रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर। ठीक है। तो 40% लिपिड होता है, बट इट इज द मेन कंपोनेंट। ठीक है। मेन प्रोटीन भी है, मेन लिपिड भी है। हमें चूज करना पड़ेगा, तो हम किसको लिखेंगे? लिपिड को। आ रही बात समझ में? बिकॉज इट डिसाइड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। आगे हम समझेंगे। आ रही बात समझ में? अब चलना, अब हमारे पास इन प्रोटीन्स और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन्स लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के कंपोजिशन का, सेल मेम्ब्रेन में इनका कंपोजिशन कैसा होगा, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने मॉडल दिए। जिसमें से जो मोस्ट फेमस हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है कौन सा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या पढ़ना है? फ्लूइड मोजाइक। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? तो सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने।
कब दिया? 1972 में। ये बातें हमें याद रखनी है। आ रही बात समझ में? इससे पहले हम जब बात करने जाएं कि प्रोटीन्स को हम कहाँ रखेंगे और लिपिड को कहाँ रखेंगे, हमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है। आ रही बात समझ में? चलो समझते हैं। तो जो लिपिड होता है, लिपिड, तो मोस्ट ऑफ द लिपिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। अरे बात समझ में? या जिसे हम बोलते हैं क्या? फॉस्फोग्लिसराइड। क्या होते हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। आ रही बात समझ में? फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। अब देखना, यहाँ पे हम किसी एक लिपिड का स्ट्रक्चर लेते हैं। किसका? लिपिड का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का। ये मान लो हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। और इनके पास जो होता है वो टेल होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन का टेल होता है। आ रही बात समझ में? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसे हम फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। फैटी एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कैसा होता है? वाटर लविंग। क्या होता है? वाटर लविंग। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। क्या होते हैं ये होता है हाइड्रोफिलिक। जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है फॉस्फोलिपिड के पार्ट का, ठीक है, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। यानी वाटर रिपेलिंग कंडीशन होती है, वाटर रिपेलिंग इनकी प्रॉपर्टीज होती है, और इसकी वाटर लविंग। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स में एक पार्ट वाटर के रिपेल के साथ वर्क करता है, वाटर रिपेलिंग होता है, और दूसरा जो होता है वाटर लविंग होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि वाटर लविंग एंड वाटर रिपेलिंग दोनों प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल हम बोलते हैं क्या? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या? एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। आ रही बात समझ में? तो लिपिड्स आर द एम्पीपैथिक इन नेचर। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब इन हाइड्रोकार्बन अब इन हाइड्रोकार्बन जो टेल्स है, जो फैटी एसिड है, इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं, ठीक है। बात समझना है हमें। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से। तो जो टेल्स है, ठीक है, फैटी एसिड के जो टेल्स है, यहाँ पे लिखते हैं हम लिपिड का टेल्स। आज समझ रहे? टेल्स इन टेल्स ऑफ लिपिड, या तो ऐसे लिख दो आप सीधे यहाँ पे, ये जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे सेचुरेटेड भी होता है, ठीक है, एंड अनसेचुरेटेड होता है। क्या होता है? सेचुरेटेड। एनसीईआरटी बात करती है किसकी? सेचुरेटेड। एनसीईआरटी में सिर्फ सेचुरेटेड दे रखा है, ठीक है। होता क्या है? अनसेचुरेटेड भी। जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो इवन नॉर्मल टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, ठीक है, ये लिक्विड ही होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड। जबकि ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सॉलिड। आ रही बात? तो हम क्या बोल रहे हैं? लिपिड, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? लिपिड है। पहला तो हमने क्या देखा कि ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों होती है, और इसका जो टेल पोर्शन है उसमें होते हैं फैटी एसिड यानी हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं। तो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड ये कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन में। इनकी हम पोजीशनिंग बताएंगे, पर अभी हम समझो कि हमारे भी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कंपोजिशन कैसा है सॉलिड और लिक्विड होने की वजह से? क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर। आ रही बात समझ में?
अब हमसे क्वेश्चन आएगा कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड। आ रही बात समझ में? क्वासी फ्लूइड का मतलब ये हो गया कि कुछ पोर्शन क्या है, सॉलिड, ना तो ये पूरा लिक्विड है ना ही पूरा सॉलिड है, ये इनके बीच का है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर। आ रही बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में इस लिपिड की पोजीशनिंग कैसी होगी, आओ समझते हैं। अब हम बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन है तो उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, उसी थिकनेस में, मेम्ब्रेन के थिकनेस में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड इस लिपिड को हमें क्या करना है, रखना है। समझो, अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर कोई सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर भी क्या है, वाटर, सेल के बाहर भी क्या है, वाटर, इंटरसेलुलर स्पेस में भी वाटर होता है, ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या है, वाटर। अब देखो, ये हमने बनाया एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अब इसकी कोई हमने थिकनेस ले ली, ये है सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है। अब हमने कहा कि सेल के अंदर भी क्या है, वाटर, सेल के बाहर भी क्या है, वाटर, यानी कि कंडीशन कैसी है, हाइड्रोफिलिक, कैसी है, हाइड्रोफिलिक, एंड अंदर भी कंडीशन कैसा है, हाइड्रोफिलिक। अब हमें इनमें इनमें लिपिड को अरेंज कराना है, ठीक है, लिपिड कैसा है, ठीक है, इसका एक पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक, ये फास्फेट ग्रुप वाला क्या है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है हाइड्रोकार्बनिक वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक। अब हमें इसको यहाँ पे अरेंज कराना है, आ रही बात समझ में? अब देखो, अब ये अगर हम इसे अरेंज कराते हैं इस तरीके से, चलो ये रहा हमारे पास इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब ये क्या है, इसको रहना है किसके साथ, जो देखो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक, फोबिक, और ये क्या है, फिलिक। अब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक वाले के साथ रहेगा या नहीं, सोचो, सॉरी ये हाइड्रोफिलिक है, फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो फॉस्फेट वाला ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। अब देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोफोबिक है, ये इसके साथ कैसे रहेगा, वाटर के साथ नहीं रहेगा ना। अब चाहो, अब अब इसको अगर आप ऐसे करो तो फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, देखो ये रहा हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे वाटर है, ये वाला तो रह लेगा वाटर वाटर के साथ, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब ये है कि हम इस लिपिड को सिंगल लेयर में तो हम अरेंज कर ही नहीं सकते। आ रही बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। सिंगल लेयर में अरेंज नहीं कर सकते तो हम इसको डबल लेयर में अरेंज कराते हैं। चलो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे, देखो एक तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ऐसे है कि हम इसको ऐसे अरेंज करा दें, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि हम इसे ऐसे अरेंज करा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक और बाहर हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोफोबिक टेल और अंदर हाइड्रोफिलिक कंडीशन, तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक के साथ रह नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो दूसरी कंडीशन है, हाइड्रोफिलिक बाहर भी हाइड्रोफिलिक, ये अंदर सेल के साइटोप्लाज्म भी कैसी हाइड्रोफिलिक, और जो ये फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट वो वाला भी कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो डबल लेयर में हम रखेंगे और जो हेड है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड रहेगा, दोनों, ठीक है, आ रही बात समझ में? और जो टेल है वो इस मेम्ब्रेन के थिकनेस में रहेगा, ठीक है, आओ समझते हैं। अब इससे यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो सेल की मेम्ब्रेन है वो लिपिड के होने से तो क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड के होने से तो कैसी है, फ्लूइड कंडीशन है उसका, फ्लूइड जैसा कंडीशन है, और क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। इनका भी अपना एक क्वासी फ्लूइड नेचर होने का क्या फ़ायदा है हम अभी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ पे समझते हैं इनका अरेंज कैसा है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे जो डबल लेयर होता है फॉस्फोलिपिड्स का, और वो कैसे होता है, इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो
टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, एंड दूसरा जो हाइड्रोफिलिक है वो भी कैसा रहेगा, वो टुवर्ड द आउटर साइड, जो कि बाहर भी क्या है यहाँ पे हाइड्रोफिलिक कंडीशन है, यानी वाटर है। अरे बात समझ में। तो सेल मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसका जो कंपोजिशन है और उसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, बाइलेयर है। लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक टेल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनसाइड द, एंड जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो कहाँ पे है, आउटसाइड। अब देखो, अब ये जो हमारा ये कंडीशन बना वो कैसा बना कि जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ, लिखना यहाँ पे, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कैसा हो गया, अरे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक हो गया। क्यों, क्योंकि देखो हेड क्या है यहाँ पे, और किसी भी लिपिड में जो मैक्सिमम होता था वो क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोफोबिक टेल्स ही होते हैं, इसलिए मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे हमने बात किया क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होने का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर होने का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हमारे पास सबसे लास्ट में दे रखा है एनसीईआरटी में, हम इसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन पे जो मैक्सिमम स्टडी की गई आरबीसी की गई। सेल मेम्ब्रेन के लिए उसमें जो बायोमोलिकुल्स हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी मतलब फास्फोलिपिड, लिपिड जो है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इनका कंपोजिशन कैसे है, इनका अरेंजमेंट कैसे है, इनके लिए हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए, जिसमें से मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो किसका है, सिंगर एंड निकोलसन का। कब दिया था, 1972 में, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा लिपिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, लिपिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो लिपिड में हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों कंडीशन होते हैं, ठीक है। साथ में उसका जो टेल होता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं, उस वहाँ पे भी वहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिक्विड नेचर के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, जिनके मिक्सअप से हमारे पास जो सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। तो फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड नेचर एनसीईआरटी में देखा क्या, क्वासी फ्लूइड लिखना, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, किसकी वजह से, लिपिड। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वासी फ्लूइड नेचर या फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ, इसको एनसीईआरटी ने दे रखा है हमारे पास और हमें समझना है, ठीक है। लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वासी फ्लूइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, मैंने बात किया ये कोई एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होने का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम बात करें, अगर इस सेल को कोई फूड मटेरियल अगर इसे लेना है, ठीक है, याद रखो, अगर इसे कोई फूड लेना है बाहर से, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अगर इसे बाहर से कोई फ्लूइड ले, मान लो यहाँ पे फूड है, फूड को यहाँ पे वेसाइकल में पैक है या नॉर्मल फूड है ऐसे। अब ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इस फ्लूइड को क्या करती है, क्योंकि ये सॉरी ये फूड है, फूड एंड फ्लूइड बोल रहे हैं, इसका मतलब समझो। इसका नेचर कैसा है, फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड है। अब क्या करती है, ये धीरे धीरे जो फूड है ये सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, धंसने लगता है। अरे बात समझ में, फ्लूइड नेचर का है तो धंसने लगेगा, ठीक है। और ये ऐसे कर लेता है आपने, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो फूड है सेल के अंदर चला जाता है और ये जो मेम्ब्रेन है ये फिर से अपनी जगह चली जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर
इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए क्या है, जरूरी है। आ रही बात समझ में? तो इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमने क्या देखा, इट हेल्प इन द इंडोसाइटोसिस। एंड समझना, जब एनिमल सेल डिवाइड होती है, ये रही हमारी सेल, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, तो जब लास्ट फेज होता है वहां पे, तो यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होता है, इस सेल में ऐसे फरो फॉर्मेशन होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का, जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन लचीली नहीं होती, फ्लूइड जैसी नहीं होती, सेमी फ्लूइड नहीं होती, तो ये जो फरो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे सेल होती है, डिवाइड हो जाती है, आ रही बात समझ में, और यहाँ पे नई दो सेल आपस में बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। तो नेक्स्ट लिखना, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, किसमें, सेल डिवीजन। आ रही बात समझ में? एंड देखो, अब कोई सेल समझ लो, वही सेल जो डिवाइड होने से पहले, डिवाइड होने से पहले सेल ग्रोथ करती है, क्या करती है, सेल ग्रोथ करती है। सोचो, ये रही छोटी सी सेल, ये सेल मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड नेचर की नहीं होती, तो क्या ये सेल ग्रो करके इतनी बड़ी होती? अरे सेल ग्रो करती है, ठीक है, उसका कंटेंट बढ़ता है, तो मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है, तो मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग अगर थिन है, इलास्टिक है, फ्लूइड नेचर का है, तभी तो वो अपना साइज इंक्रीज कर पा रहा है, तभी तो सेल अपनी साइज को इंक्रीज कर पा रही है। तो एंड कह सकते हैं, इट हेल्प इन द सेल ग्रोथ। ठीक है, एंड अब देखना, हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो जिसको कि हमारे ग्लैंड सेक्रेट करती हैं। आई बात समझ में? अब इन हार्मोन्स को जब सिक्रीट किया जाता है, सेल से किसी भी यूजफुल सबस्टांस का बाहर जाना सेक्रीशन कहलाता है। आ रही बात समझ में? किसी भी यूजफुल सबस्टांस का बाहर जाना सेक्रीशन कहलाता है। तो सेल किसी भी यूजफुल सबस्टांस को जब सिक्रीट करती है, ठीक है, किसी भी यूजफुल सबस्टांस को जब सिक्रीट करती है, तो क्या करती है, आ रही बात समझ में? जो ग्लैंड होती हैं वहां पे हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, इन हार्मोन्स को, जो स्वेल का जो फ्लूइड नेचर होता है, वो हार्मोन्स को रिलीज कराने में बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, अरे यार देखो, वेसाइकल्स में पैक हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करा देते हैं, सेल मेम्ब्रेन से बाहर करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया, एंड दिस इज कम आउट टू द सेल। अब क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड का नेचर होता है, इसमें धीरे धीरे करके बाहर चला आता है। आ रही बात समझ में? तो किसमें हेल्प करता है, सेक्रीशन में। तो जो सेल होता है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन का जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, वो किस में हेल्प करता है, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेक्रीशन। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं प्रोटीन्स का। तब तक यहाँ से आप नोट्स करो, रिवाइज करो। ओके, अभी थोड़ा और यूज देख सकते हो आप। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्लाज्मोडेस्माटा। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा में हमने क्या देखा था, सोचो। और बात करते हैं हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। हमने क्या किया था, यहाँ पे दो सेल लिया था, यहाँ पे बीच में मिडिल लैमेला थी। ठीक है, मिडिल लैमेला में भी पोर्स होते हैं, सेल में वॉल में भी पोर्स होते हैं। तो हमने क्या बोला था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों सेल की, ये क्या होती है, फ्यूज होती हैं, और इस पोर को क्या करती हैं, ये कवरिंग बना लेती हैं। अगर ये सॉलिड होता, अगर ये फ्लूइड नेचर का नहीं होता, तो ये कवरिंग नहीं बनाता। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब बना रहा था, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तभी तो वो इंक्रीज होके, ठीक है, वो क्या किया, बनाया अपने पास क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इट हेल्प इन द, एनसीईआरटी इसी को लिखती है कि इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर जंक्शन। लिखना आप, इट एंड आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इंटरसेलुलर जंक्शन की तरह बिहेव करता है, जहां से कि सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमने देख लिया कैसे होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, हमने लिपिड के बारे में पढ़ा।
ठीक है। लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होता है, लिपिड के होने से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, और क्वासी फ्लूइड नेचर होने का, सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर होने का क्या इंपॉर्टेंस है हमने देखा। अब बात करते हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज द प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, अबाउट 52%। बात करते हैं हम जब आरबीसी की, यहाँ पे आरबीसी के अकॉर्डिंग ही बात चल रही है, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो होता है, एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन द basis of ease of extraction, on the basis of, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन्स की। अब किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि अलग करने का, अलग करने में आसानी। तो प्रोटीन्स को अलग करने की आसानी का मतलब क्या है, अलग करने की आसानी के आधार पर कि किसको जल्दी हम अलग कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन से, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स को दो तरह से दिया गया है, ठीक है। पहला देखा है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। पहले इंट्रिंसिक लेते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखना, हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाया था, अब हम उस जो गोल में मेम्ब्रेन था, ठीक है, अब हम उसको थोड़ा फैला के यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन, जी हमारे पास मेम्ब्रेन था, स्ट्रक्चर ऐसे तो था। बताओ, ये हाइड्रोफिलिक वाला बाहर था, हाइड्रोफोबिक वाला अंदर था। आ रही बात समझ में? ठीक है, हमारे पास दिख रहा है। अब जो इस मेम्ब्रेन के अंदर से प्रोटीन्स जो होते हैं वो धसे रहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्रोटीन है, ये जो रेड वाला है ये प्रोटीन है, ठीक है। जो प्रोटीन्स पूरे धसे होते हैं इस मेम्ब्रेन में, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। ये जो प्रोटीन है वो क्या है, इंट्रिंसिक। क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। आ रही बात समझ में? ये वाला जो प्रोटीन है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोटीन है, जो इसके आउटर सरफेस पे होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक किसे बोलते हैं, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। आ रही बात समझ में? तो किसे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको निकालने में आसानी ज़्यादा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक वाला बाहर है, इसको निकालने में थोड़ी आसानी है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और जो इंट्रिंसिक है इसलिए हम इसे इंट्रिंसिक बोलते हैं क्योंकि ये अंदर में है, ठीक है, इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब देखो ये जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। आ रहा है बात समझ में? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में भी हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। तो हमने क्या बात किया कि जो मेम्ब्रेन होती है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो जो अमाइनो एसिड का, प्रोटीन में अमाइनो एसिड का जो अरेंजमेंट होता है वो भी हम हाइड्रोफोबिक वाले को थोड़ा आउटर रखते हैं। जैसे बात सुनो, यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा यहाँ पे, उसको हम टुवर्ड इस साइड रखेंगे मेम्ब्रेन के। आ रही बात समझ में? ठीक है, इस प्रोटीन में भी हम आउटर साइड रखेंगे ताकि ये वाला जो कंडीशन है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है। आ रही बात समझ में? अब देखो जो प्रोटीन्स होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है। अभी देखना, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें आधे धसे होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमारे पास रहा लिपिड बाइलेयर, यहाँ पे जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे आधे धसे होते हैं। जैसे ये रहा, ये आधे धसे होते हैं। कैसे होते हैं, आधे धसे, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक, और ये जो होता है वो इन
मिडिल जब तो पूरा धसा रहता है और ना ही और थोड़ा बाहर भी रहता है। देखो थोड़ा बाहर भी निकला रहता है और अंदर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन्स होता है वो सबस्टांस को इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर और अंदर कौन आएगा कौन जाएगा इसको कंट्रोल करता है। कैसे? सोचो। देखो जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है, हमने बात किया हाइड्रोफोबिक। अब देखो ये रही सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब बात सुनो, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म वाला रीजन या कोई भी रीजन मान लो, ये हमारे सेल का आउटर इंटरसेलुलर स्पेस। अब मान लो यहाँ से किसी भी सबस्टांस को हमें इस सेल में ले जाना है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक सबस्टांस है, ठीक है, ये सबस्टांस हमारे पास है। अगर इसका नेचर हाइड्रोफोबिक है, कैसा है? हाइड्रोफोबिक। तो सेल मेम्ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन कैसा है? हाइड्रोफोबिक। तो ये वाला जो सबस्टांस है ये तो आसानी से मूव करते हुए चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोफोबिक वाला। लेकिन जब बात आती है हाइड्रोफिलिक सबस्टांस तो इसको होता है प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हाइड्रोफिलिक सबस्टांस है वो इन इंट्रिंसिक प्रोटीन से होके जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे बात करेगा कि प्रोटीन्स के होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये सेलेक्ट करती है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। आ रही बात समझ में? तो सेलेक्ट लिखना यहाँ पे कि द सेलेक्टिव परमिएबल परमिएबिलिटी नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रोटीन, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है ये वर्क करते हैं एज ए एंजाइम, ठीक है। कैसा वर्क करते हैं? एज ए एंजाइम। इट एक्ट एज एन एंजाइम। इट एक्ट एज एंजाइम्स। आदि बात समझ में? अब देखना ये जो आधे धसे प्रोटीन्स हैं, ये जो आधे धसे हुए प्रोटीन्स हैं इनका जो फंक्शन होता है, जैसे हमने बात किया था ना एक बार कि जो सेल्स होती है वो आपस में ज्वाइंट होती हैं ड्यू टू सेल सीमेंट मिडिल लैमेला, ठीक है। जैसे ही तो सेल के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, ठीक है, जो सेल को पूरा एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, इससे स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। इट जो ये वाला होता है जो आधा ऐसा प्रोटीन होता है वो क्या करता है सेल को, एक तो साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को अंदर से पूरा उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन किया रहता है, ठीक है। और मानो ये पूरी एक सेल है, ठीक है, ये पूरी एक सेल है। तो ये जो आधे धसे जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ये जोड़ने का काम करते हैं, आउटर स्केलेटन टाइप का वर्क करते हैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रोटीन्स जो होता है वो कैसा होता है, हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो अमाउंट है 52% हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स होता है। और प्रोटीन्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, अलग करने की जो आसान होती है उसके आधार पे ये ऐसे एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक होते हैं वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास जाएंगे। जो हाइड्रोफिलिक सबस्टांस होते हैं वो यहाँ से इजीली जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे जाते हैं? यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, पैसिव होता है, एक्टिव होता है, थोड़ा आगे हमारे पास देखा है एनसीईआरटी में, उसे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक और लिपिड की बात करते हैं जो होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। बात करना कोलेस्ट्रॉल, लिखेंगे आप नेक्स्ट हेडिंग कोलेस्ट्रॉल के क्या यहाँ पे रोल होता है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आया, ईयर में आए हैं कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जगह जगह जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जगह जगह ऐसे ऐसे इस मेम्ब्रेन में धसा रहता है। कोलेस्ट्रॉल लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये भी एक तरीके का लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो हम समझते हैं, यह मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को
मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को स्टेबल करता है। कैसे समझते हैं? देखो, कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन हैं तो हम तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें की जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे बाहर अगर गर्मी तो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट भी गर्म हो जाएगा, पूरी बॉडी वैसी हो जाएगी। अगर बाहर सर्दी तो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब सर्दी का समय आता है, जब सर्दियों का समय आएगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है, ठीक है, ये जो लिपिड है ये क्या होती है, पास पास आने लगती है, जमने लगती है, बहुत पास आने लगी है, ठीक है, ऐसे। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं बीच बीच में, जो कोलेस्ट्रॉल ये जो है बीच बीच में यहाँ पे, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल इस फॉस्फोलिपिड के कॉम्पैक्ट पैकिंग को रोकता है। तो क्या करता है, इट प्रिवेंट कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ लिपिड। आ रही बात समझ में? अब जब गर्मियों का समय आए, जब ज़्यादा हीट होगा, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, हमने बात किया ना, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो पिघलने लगता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादा हीट में भी स्टेबल बना रहता है, ठीक है। तो बात क्या है हमारे पास कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस फ्लूइड को, सॉरी, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस फ्लूइड नेचर को मेंटेन कर रहा है, यानी स्टेबल कर रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। कैसे प्रोवाइड करा रहा है, जब गर्मियों का समय आ रहा है तो ये खुद जल्दी नहीं मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और जब गर्मियों का समय, जब सर्दियों का समय है तो ये कंपैक्ट पैकिंग को रोकता है, ठीक है, जिससे कि जो फ्लूइड होती है वो मेंटेन रहती है। अगर कोई सबस्टांस किसी भी सेल, किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी जगह पे देखोगे, अगर वो उसकी उसी कंडीशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं बफर। तो यहाँ पे किसको ये मेंटेन कर रहा है, फ्लूइड नेचर को, इसलिए इसे हम बोल देते हैं क्या, इट इज फ्लूइडिटी, इट इज एक्ट एज फ्लूइडिटी बफर। आ रही बात समझ में? एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में? ठीक है, हमने क्या बात की यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल की। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड, ठीक है। बट क्वेश्चन अगर घुमा दे, अगर हमसे पहला क्वेश्चन पूछे कि फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड, अगर हमसे पूछे कि मेजरमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज ड्यू टू, सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी का मेजरमेंट है वो कौन करता है, तो वो करता है प्रोटीन्स, ठीक है। देखो, आपने क्या बात की, जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स ये क्या करते हैं, लैटरल मूवमेंट करते हैं। तो अगर अगर कोई मेम्ब्रेन कितना फ्लूइड है, उसकी फ्लूइडिटी कितना है, उसको अगर मेजर करना है तो हम उसमें देखेंगे कि प्रोटीन्स कितने इजीली से इसमें लैटरल मूवमेंट कर सकता है। तो प्रोटीन डिसाइड करेगा कि जो मेम्ब्रेन है वो कितना फ्लूइड नेचर, उसका कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, कौन करेगा, प्रोटीन्स। एंड फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू लिपिड। आ रही बात समझ में? मेजरमेंट की बात आएगी तो प्रोटीन करेगा, और फ्लूइड नेचर की बात करेगी तो सिर्फ फ्लूइड नेचर इज ड्यू टू लिपिड। और which provide the stability to the cell membrane, cholesterol, which act as the fluidity buffer, cholesterol। हरी बात समझ में? चलो आगे बात करते हैं, कौन मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल करता है, प्रोटीन की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल है, जो कि हेल्प करती है कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसके बना है, प्रोटीन से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, लिपिड, क्योंकि यह डिसाइड करता है फंक्शनिंग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो नेचर है, जो हमने लिपिड का जो नेचर पढ़ाया,
इससे पहले उसके लिए हम इसको बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करता है कौन, लिपिड। आ रही बात समझ में, क्योंकि फ्लूइड नेचर ही जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बात करते हैं, नोट्स करो यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट आता है कंपोनेंट वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं यहाँ पे। देखो कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ मिले तो उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको मेनली क्या यूज करते हैं, ग्लाइकोजन वर्ड से भी यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं, ये फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, आउटर सरफेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं, आउटर सरफेस पे। ठीक है, जैसे ये रहा हमारे पास, किसी से डिनाइड ग्रीन कलर से लो। जैसे ये देखो, यहाँ पे आउटर सरफेस पे ऐसे निकले रहते हैं, ये आउटर सरफेस पे ये होते हैं हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मेनली जो इसमें होता है क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। जैसे कार्बोहाइड्रेट कोई भी है, कोई भी सैकराइड है, ठीक है, वो अगर ऐड होता है किससे, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस अगर प्रोटीन, देखोगे आप अगर प्रोटीन उसके साथ, प्रोटीन के साथ है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो लिपिड के साथ है तो हम क्या बोल देंगे उसे, ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी एक दूसरे सेल को पहचानने में कि ये जो सेल है वो दूसरी सेल को पहचान पा रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पे जो यूज आता है इसका, हमारे बॉडी में ऐसी सेल्स होते हैं जैसे जर्म सेल होती हैं। ठीक है, जो जर्म सेल होती है जैसे स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, तो ये क्या करते हैं कि कोई दूसरा सेल, किसी दूसरे स्पीसीज का सेल, जो कोशिका है या जो सेल्स हैं वो उसे हमारे पास जो दूसरे किसी स्पीसीज का सेल आके उसे फर्टिलाइज ना कर पाए। यहाँ पे इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड होते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को या पर्टिकुलर सेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, ताकि किसी और डिफरेंट टाइप का स्पीसीज से फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ओवा और स्पर्म में होता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है इट हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन। आ रही बात समझ में, इसको भी समझाते हैं, सेल को पहचानने में, सेल टू सेल रिकॉग्निशन लिख दो यहाँ पे, हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने में हेल्प आती है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये थोड़ा वैसे ही वो होते हैं जैसे कि आप एंजाइम एक्शन पढ़ते हो ना, वैसे। ठीक है, जैसे मान लो ये रहा हमारे पास ओवा किसी स्पीसीज का, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड लगे हुए हैं। ठीक है, ये समझ लो ऐसा कुछ है। अब देखो, अब हमारे पास कोई स्पर्म आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब ये जो आएगा यहाँ पे कोई स्पर्म, अब इसका जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है, सोचो, हम बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसके, ऐसा ही। अब देखो ये जो होगा, ये कोई हमारे पास स्पर्म आ रहा है, इसके ऊपर सेल के ऊपर लगी हुई है हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये आएगा, कैसे ही आएगा, ये वाला चीज इसमें फिट होगा और ये वाला यहाँ पे इसको पहचान लेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसे फर्टिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेल को दूसरे सेल को पहचानते हैं ताकि कोई यहाँ पे मिसमैच ना हो पाए। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, यानी एक सेल को दूसरे सेल को पहचानने में काम आती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू द हेल्प ऑफ द कार्बोहाइड्रेट वन सेल रिकॉग्नाइज द अनदर सेल। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। चलो उठाओ एनसीईआरटी आप लोग सभी लोग और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट का एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है यहाँ पे, शुगर, देखना आउटर सरफेस पे लगा रहा है, ये मेनली आउटर सरफेस पे होता है। अब चलो पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन।
द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीज ओनली आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, हमने बात किया कि जब माइक्रोस्कोप आ गया तो हमने बहुत सारी सेल्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, और आगे ले रखा है कि जो हमने स्टडी किया वो मैक्सिमम स्पेशली आरबीसी पे हुआ है। ठीक है, अब देखो दी स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन। द मेजर लिपिड्स आर द फॉस्फोलिपिड। हमने बात किया जो मेजर होते हैं कैसे फॉस्फोलिपिड होते हैं, क्या जिसे हम फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। तो हमने समझाया कि ये बाइलेयर में कैसे अरेंज होते हैं, उसकी एक प्रोसेस बता रही। ठीक है, बाइलेयर में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। क्यों टेल हाइड्रोफोबिक होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो फैटी एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो आयन जैसा होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। आरी बात समझ में? तो फॉस्फेट जो ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। आरी बात समझ? चलो आगे समझते हैं। द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। ठीक है, पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड। पोलर हेड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे लिखना पोलर का मतलब हुआ हाइड्रोफिलिक। वाटर क्या है, H2O, एक पोलर सबस्टांस है। आ रही बात समझ में? सॉरी, वाटर क्या है, पोलर होता है। ठीक है, H2O पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एंड इसीलिए बोल रखा है क्या, पोलर। एंड उसके बाद देखो हाइड्रोफोबिक लिख रखा है, या इसे हम नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक लिप टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट। दिस एंश्योर द नॉन पोलर। नॉन पोलर देखो यहाँ पे फिर लिख दिया, इससे पहले क्या लिखा था, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, उसी को नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक यानी पोलर। ठीक है, टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख रहा है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो इसने किसकी बात किया, सिर्फ सेचुरेटेड पार्ट की, सेचुरेटेड पार्ट का। जबकि यहाँ पे क्या होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल्स में सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड दोनों होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर रिपेलिंग करके होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ यहाँ पे क्या लिया है, अनसेचुरेटेड नहीं लिया है, यानी ओनली हाइड्रोफोबिक ले रखा है। ठीक है, अब देखो एक्वस इन्वायरमेंट को, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे एक्वस इन्वायरमेंट से बचाएंगे। अरे हाइड्रोफोबिक है तो एक्वस इन्वायरमेंट से तो बचेगा ही ना। अब देखो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट अ सेल मेम्ब्रेन आल्सो पॉसेज प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। बट हम क्या बात कर रहे हैं कि हर सेल में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट हम बात करें किसी ह्यूमन सेल पे, आरबीसी सेल पे। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, वाज हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन, जैसा हमने बात किया, एंड 40% लिपिड, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी निकालने की आसानी। अगर मेम्ब्रेन में धंसा है पूरा तो उसे निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम उसे क्या बोल दिए, इंट्रिंसिक। क्या बोल रखा है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल को इंट्रिंसिक, जो पेरिफेरल है उसे क्या बोल दिया, एक्सट्रिंसिक। आ रही बात समझ में? तो वहां पे आप लिख लेना इंट्रिंसिक को इंटीग्रल, और जो एक्सट्रिंसिक है उसे पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सरफेस होता है, एक्सट्रिंसिक बोलते हैं इसे। while the integral protein are partially are totally buried in the membrane। देखो पार्शियली जो होता है वो सेल को दूसरे सेल से अटैच करने में हेल्प करता है, यारी बात समझ में? और कुछ होते हैं पार्शियलीज होते हैं और टोटलीज होते हैं, जो हमने देखा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी की। अब देखो आगे दे रखा है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये भी दे रखा है हमारे पास, वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोजिक मॉडल। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द overall bilayer। This stability to move within the membrane is measured as its fluidity। तो फ्लूडिटी का जो मेजरमेंट है वो किसके थ्रू होगा, प्रोटीन्स कैसे लैटरली मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, जितना आसानी से प्रोटीन्स इस लिपिड बाइलेयर के बीच में मूवमेंट करेगा उतना ही उसका फ्लूइड नेचर ज़्यादा होगा। तो जो फ्लूइडिटी का जो मेजरमेंट है वो करेगा प्रोटीन्स। ठीक है, और जो जो फ्लूइड नेचर है सेल मेम्ब्रेन का वो है ड्यू टू द लिपिड। हमारी बात समझ में? द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। ठीक है, सेल ग्रोथ का हमने बात किया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन यानी प्लाज्मोडेस्माटा की बात की थी हमने, कैसे हेल्प करता है, सेक्रीशन में कैसे हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस में कैसे हेल्प करता है, सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है, फोरो फॉर्मेशन के थ्रू हमने बात की। आप एनसीईआरटी रिवाइज करो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। ओके, थैंक यू सो मच।